नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। आज मैं बात करूंगा बचे हुए 3 भावों की। 9 भावों की मैं बात कर चुका हूं। मेरे ये वीडियोज बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको ध्यान से सुनिएगा। पाराशरी के लघु सूत्रों की ये व्याख्या है और ज्योतिष में जो फलित ज्योतिष है उसकी रीढ़ है। तो जो 3 बचे हुए भाव हैं, दूसरा, 8वां और 12वां, लेकिन उसके पहले कुछ बेसिक, कुछ आधारभूत सिद्धांत जो बहुत जरूरी है। कुल मिला के 9 ग्रह हैं, जिसमें से राहु और केतु छाया ग्रह हैं, उनको मैं छोड़ देता हूं। बाकी बचे 7 ग्रह। 7 ग्रहों में 4 ग्रह बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्र, ये 4 ग्रह बृहस्पति, बुध, चंद्र और शुक्र, ये जो 4 ग्रह हैं ये सौम्य स्वभाव के ग्रह हैं और ज्योतिष ग्रंथों में इन्हें नैसर्गिक शुभ ग्रह कहा गया है। इसलिए कभी कभी संक्षिप्त में कहने में और लिखने में भी इन्हें शुभ ग्रह कह दिया जाता है, नैसर्गिक शब्द नहीं जोड़ा जाता। और यही नए ज्योतिषियों और कभी कभी बहुत पुराने ज्योतिषियों के लिए भी भ्रम पैदा करने वाला विषय हो जाता है। उदाहरण के तौर पर अगर बृहस्पति की बात करते हैं, जिसे सबसे नैसर्गिक शुभता में नंबर 1 पर रखा गया है, जब बात तुला लग्न की होगी या मकर लग्न की होगी तो यह बृहस्पति ग्रह, जिसे नैसर्गिक शुभ कहा गया है, सबसे अशुभ ग्रह हो जाएगा। इतना ही नहीं, जिस ख्याति प्राप्त लेखक की लघु पाराशरी मैंने पढ़ी और उन्होंने ज्योतिष पर तमाम किताबें लिखी हैं, उन्होंने मकर लग्न में एक जगह पर बृहस्पति को शुभ कह दिया है। इसी तरह से बहुत से ज्योतिषी तुला लग्न में गुरु को शुभ कह देते हैं। कहते हैं अगर गुरु तीसरे भाव में बैठा है तो शुभ है, छठे में बैठा है तो शुभ है। ये सब नहीं चलता है। अगर आप बृहस्पति को भी शुभ मान लेंगे तो तुला लग्न वाले के लिए तो फिर चांदी ही हो जाएगी। शनि भी शुभ है, बृहस्पति भी शुभ है। फिर एक ग्रह और बचता है सूर्य, वो भी धन देने में शुभ है, धन के मामले में। तो कहीं अशुभता रहेगी नहीं, तुला लग्न सबसे भाग्यशाली लग्न हो जाएगी। ऐसा नहीं होता। मैं खुद तुला लग्न का हूं और बृहस्पति की अपनी महादशा को मैं याद नहीं करना चाहता। मेरी कुंडली में बृहस्पति बहुत शक्तिशाली है, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। उस महादशा की अशुभता को मैं याद नहीं करना चाहता। गांधी जी तुला लग्न के थे, गुरु महादशा में ही उन्हें गोली मारी गई थी। और राहुल गांधी को जो सजा हुई वो राहु महादशा में गुरु की अंतरदशा चल रही है, इसमें इन्हें अदालत ने सजा दी। अब आप देख लीजिए, छठे भाव के कारकत्व तो पूरा लागू हो रहे हैं। तो मैं फिर से दोहरा दूं, 100 में ग्रह हुए बृहस्पति, शुक्र, बुध, चंद्र, और क्रूर ग्रह हुआ सूर्य, शनि और मंगल, 4, 3, 7, और 2 छाया ग्रह हुए जिनके बारे में मैं अभी बात नहीं कर रहा हूं। तो इन नैसर्गिक शुभ ग्रहों को, 100 में ग्रहों को अक्सर नैसर्गिक शुभ ग्रह कह दिया जाता है और संक्षिप्त में शुभ ग्रह कह दिया जाता है। तो इसको लेकर कंफ्यूज ना हो, लग्न के अनुसार शुभता और अशुभता देखें, तभी आप सही फलित कर पाएंगे। इस बात पर मैं जोर इसलिए दे रहा हूं कि अपने पिछले वीडियो में संयोगवश मैंने इन 4 ग्रहों को शुभ ग्रह कह दिया है। मुझे लगता है 2 या 3 बार मैंने ऐसा कहा है, उसके बाद फिर 100 में ग्रह कह दिया है। तो आप समझ लीजिए कि जैसा किताबों में लिखा जाता है और कहा जाता है
उसी में संयोगवश कह सकते हैं अकस्मात मेरे मुंह से इन ग्रहों के लिए शुभ ग्रह निकल गया था, नहीं तो मैं इन्हें सौम्य ग्रह कहता हूं और बाकी जो 3 बचते हैं उन्हें क्रूर कहता हूं, जिससे आपको किसी तरह की कोई गलतफहमी, किसी तरीके का कोई भ्रम ना हो। तुला लग्न है, शनि योग कारक है और सबसे अशुभ बृहस्पति है। मकर लग्न है, बृहस्पति सबसे ज्यादा शुभ है। तो ये तो बात हो गई एक आधारभूत सिद्धांत की। अब मेरा पिछला वीडियो था केंद्र भावों के स्वामी शुभ या अशुभ, उसको मैं दोहरा देता हूं। यदि सौम्य ग्रह, कितने हैं? 4 ग्रह हैं, बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्र केंद्र मतलब चतुर्थ, सप्तम और दशम के स्वामी हैं, तो उनके फलों में कुछ दोष रहता है जिसे केंद्राधिपति दोष कहा जाता है। लघु पाराशरी की शब्दावली है, ये बृहस्पति, शुक्र, बुध और चंद्र अपनी महादशाओं में शुभ फल नहीं देते हैं और इसीलिए इन्हें केंद्राधिपति दोष वाले ग्रह कहा जाता है। और वह दोष कैसा होता है मैंने पिछले वीडियो में आपको उदाहरण सहित समझाया था। अब आगे बात करते हैं क्रूर ग्रहों की। क्रूर ग्रह मतलब सूर्य, शनि और मंगल। ये क्रूर ग्रह यदि केंद्र के स्वामी हैं तब अशुभ फल नहीं देते हैं। ये चौथा भाव, 7वां भाव और 10वें भाव की बात हो गई। पीछे की बातें मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। लग्न पंचम और नवम के स्वामी सदैव शुभ फल देते हैं। शुभता उनकी बलवत्ता के अनुसार होती है। 3, 6 और 11 के स्वामी सदैव अशुभ फल देते हैं और अशुभता उनके बल के अनुसार होती है। अब बात होती है दूसरा भाव, 12वां भाव और 8वां भाव। इसमें से दूसरे और 12वें भाव के लिए एक सूत्र में कहा गया है लघु पाराशरी में और 8वें को अलग लिया गया है और 8वें के बारे में 2 सूत्रों में लिखा गया है। तो पहले दूसरे और 12वें भाव की बात करें। दूसरे भाव और 12वें भाव के स्वामी तटस्थ होते हैं। इन भावों के स्वामी ग्रह यदि शुभ भावों के स्वामी हैं, अर्थात लग्न पंचम और नवम के भी स्वामी हैं, तब इन भावों के भी शुभ फल मिलते हैं। उदाहरण के तौर पर मकर लग्न है। मकर लग्न में शनि लग्नेश होता है और द्वितीयेश भी होता है। लग्नेश होने के कारण शनि शुभ हो गया, तब द्वितीय भाव के भी अच्छे फल देगा। शर्त यह है कि द्वितीय भाव पीड़ित ना हो। इसी तरह से कुंभ लग्न के लिए शनि लग्नेश है और द्वादशेश है। यदि द्वादश भाव पीड़ित नहीं है तो शनि लग्न के साथ साथ द्वादश भाव के भी अच्छे फल देगा अपनी महादशांतर दशा में। एक बात तो यह हो गई। दूसरी बात यह हुई कि यदि ये ग्रह द्वितीयेश और द्वादशेश जो तटस्थ भाव हैं, मान लीजिए सूर्य और चंद्रमा इनके स्वामी हैं, तो सूर्य और चंद्रमा की कोई दूसरी राशि नहीं हुई, तो ये शुभ भाव में बैठेंगे, शुभ ग्रह के साथ युति करेंगे, तब ये द्वितीयेश और द्वादशेश सूर्य और चंद्रमा शुभ फल देंगे। यदि अशुभ ग्रह के साथ युति करेंगे
या अशुभ भाव में बैठेंगे। अशुभ भाव का मतलब हुआ छठा भाव, तीसरा भाव और 11वां भाव भी, तो अशुभ फल देंगे। उदाहरण में मैं आपको फिर से समझाता हूं। जैसे तुला लग्न है, बुध नवमेश है, साथ ही साथ द्वादश भाव का स्वामी भी है, तो बुध द्वादश भाव नवम भाव का स्वामी तो अच्छे फल देगा, लेकिन द्वादश भाव के भी अच्छे फल देगा। शर्त यह है कि द्वादश भाव पीड़ित न हो। यह तो बात हुई दूसरे और 12वें भाव की। अब मैं 8वें भाव की बात करता हूं। 8वें भाव के बारे में कहा गया है लघु पारसरी में, यह नवम भाव से 12वां भाव है, भाग्य भाव से 12वां भाव है। और 12वां भाव क्या होता है? व्यय का। तो यह भाग्य का व्यय हुआ। यदि नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आ जाता है, 8वें भाव की बात हो रही है, अष्टम भाव की बात हो रही है, तो नवम भाव का 12वां भाव है अष्टम भाव। अगर अष्टम भाव का स्वामी नवम भाव का स्वामी अष्टम भाव में आता है तो एक तरह से उसका व्यय हो जाता है, इसलिए यह सबसे अशुभ हुआ। अब दूसरी बात करते हैं। दूसरा जो कहा गया लघु पारसरी में, यदि अष्टमेश की दूसरी राशि लग्न में पड़ती है, ये किस में पड़ेगी? तुला लग्न में पड़ेगी और मेष लग्न में पड़ेगी। यदि लग्नेश की दूसरी राशि लग्न में पड़ेगी तब अष्टम भाव के भी शुभ फल मिलेंगे, बशर्ते अष्टम भाव पीड़ित न हो। एक बात ये हो गई। दूसरी बात कही गई है कि यदि सूर्य और चंद्रमा अष्टमेश है, सूर्य या चंद्रमा अष्टमेश है, तब उन्हें अष्टमेश का दोष नहीं लगता है। इसका मतलब क्या हुआ? अगर यह भाव अशुभ होता तो इनके भावेश सूर्य और चंद्रमा भी अशुभ हो जाते। यदि इनके भावेश अष्टमेश सूर्य होता, यदि चंद्रमा होता, तब ये भी अशुभ हो जाते। लेकिन ऐसा नहीं कहा गया है लघु पारसरी में। तो दो कंडीशन हो गई। यदि लग्नेश है और उसकी दूसरी राशि अष्टम भाव में पड़ रही है, जैसे तुला लग्न और मेष लग्न, तो उस केस में मंगल और शुक्र अशुभ नहीं होंगे, अष्टम भाव के अशुभ फल नहीं देंगे। यही चीज सूर्य और चंद्रमा के साथ भी लागू होती है यदि वे अष्टमेश है तो। इसका क्या मतलब हुआ कि अष्टम भाव अशुभ नहीं है, वो भी 2 और 12 की तरह तटस्थ है, और इस बात पर निर्भर करता है कि अष्टमेश की दूसरी राशि कौन सी है। अब यहां एक प्रश्नवाचक चिन्ह और लग जाता है कि यदि अष्टमेश की दूसरी राशि पड़ रही पंचम भाव में, गुरु इस तरह से होता है, गुरु यदि सिंह लग्न का है तो वह पंचमेश होगा और साथ साथ अष्टमेश भी होगा। इसी तरह से बुध के साथ भी है। कुंभ लग्न में शनि की राशि आएगी और पंचम भाव में मिथुन राशि आएगी, नवम में तुला आएगी। तो बुध की एक राशि पंचम भाव में पड़ेगी, दूसरी अष्टम भाव में। तो यदि अष्टम भाव पीड़ित नहीं है तो इस दशा में क्या होगा? इसमें जो विद्वानों का मत है, लघु पारसरी में इसकी चर्चा नहीं की गई है, लेकिन विद्वानों का मत यह है, और ऐसा देखा भी गया है, कि अगर लग्नेश अष्टमेश अगर लग्नेश भी है तो अष्टम भाव के शुभ फल देता है, तो लग्नेश से तो पंचमेश बलवान ही होता है। तब अगर पंचमेश अष्टमेश भी है तब उसे अष्टम भाव के शुभ फल देने चाहिए। इसी तरीके से अगर अष्टमेश नवमेश भी है
तब भी उसे शुभ फल देना चाहिए। ऐसा होता है शनि के साथ, लेकिन लघु पाराशरी ने उसे शुभ नहीं माना है, क्योंकि बात वही आ जाती है, अष्टम भाव नवम भाव का व्यय भाव हुआ। लेकिन फिर भी जिस लग्न में शनि अष्टमेश है और साथ साथ नवमेश भी है, यदि अष्टम भाव पीड़ित नहीं है तो शनि को ज्यादातर शुभ फल देते हुए देखा गया है। अब अच्छा, ऐसा किस लग्न में होगा? मिथुन लग्न में ऐसा होगा। मिथुन लग्न में मिथुन राशि आएगी, पंचम भाव में तुला राशि आएगी और नवम भाव में कुंभ राशि आएगी और मकर आएगी अष्टम भाव में। तो मिथुन लग्न में लघु पाराशरी के अनुसार शनि शुभ फल नहीं देता है, बावजूद इसके कि वो नवमेश है। प्रैक्टिकली ऐसा देखा गया है कि वह ज्यादातर शुभ फल देता है यदि अष्टम भाव पीड़ित नहीं है। और इस तरह से मैं पूरे 12 भाव मैंने आपको बताए, इनको विभिन्न लग्नों में विभिन्न कुंडलियों पर लागू करिए, उनके परिणाम देखिए, तो उसके बाद फिर यदि चाहें तो कमेंट के माध्यम से मुझसे पूछिए। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को सुनने के लिए और शेयर करने के लिए, लाइक करने के लिए। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।